नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। लखनऊ से खबर सामने आ रही है जहां पर एशिया कप में भारत की शानदार जीत हुई है और इस जीत के बाद सीएम योगी ने ट्वीट कर सभी खिलाड़ियों को बधाई दी है। एशिया कप में भारत की शानदार जीत पर सीएम योगी की तरफ से ट्वीट कर भारतीय क्रिकेट टीम को बधाई दी गई है। तो बता दें कि भारत ने पाकिस्तान के साथ हो रहे मुकाबले में शानदार जीत हासिल की है और इसी कड़ी में एशिया कप में जीत की शानदार बधाई और सीएम योगी की तरफ से दी गई है। भारतीय क्रिकेट टीम को बहुत बहुत बधाई उनकी तरफ से ट्वीट किया गया है। ट्वीट के माध्यम से उन्होंने लिखा है कि एशिया कप 2023 में आज शानदार और ऐतिहासिक विजय हासिल करने के लिए भारतीय क्रिकेट टीम को बहुत बहुत बधाई, पूरी टीम का अभिनंदन। भारत और पाकिस्तान के बीच हुए मुकाबले में भारत ने बीते दिन शानदार जीत हासिल की है। कड़ा मुकाबला रहा दोनों टीमों के बीच में, लेकिन अंत में भारतीय टीम ने बड़े मार्जिन के साथ जीत दर्ज की है। सीएम योगी की तरफ से ट्वीट के माध्यम से टीम इंडिया को वो बधाई दी गई है और उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि एशिया कप 2023 में शानदार और ऐतिहासिक जीत हासिल करने के लिए भारतीय क्रिकेट टीम को बहुत बहुत बधाई, पूरी टीम का अभिनंदन। वहीं यूपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिला है। 11 आईएएस और पीसीएस अफसरों के तबादले किए गए हैं, जिसमें राजेश कुमार पांडे का भी नाम शामिल है। उन्हें जालौन का नया जिलाधिकारी बनाया गया है। इसके अलावा प्रत्यूष पांडे को देवरिया का नया सीडीओ बनाया गया है। इसी कड़ी में नेहा बंधु को भी मैनपुरी की नई सीडीओ बनाया गया है। साथ ही साथ जयदेव सीएस को बस्ती का नया सीडीओ बनाया गया है। तो बड़ा प्रशासनिक फेरबदल उत्तर प्रदेश में देखने को मिला है, जहां पर 11 आईएएस समेत पीसीएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं और कई बड़े नाम इसमें शामिल हैं और कई जगह पर नए सीडीओ की तैनाती की गई है और इसके साथ ही साथ जिलाधिकारी का भी बदलाव किया गया है। राजेश कुमार पांडे को जालौन का पदभार दिया गया है। बतौर जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडे जालौन पहुंचेंगे और जिलाधिकारी का पदभार संभालेंगे। तो बड़ा प्रशासनिक फेरबदल उत्तर प्रदेश में देखने को मिला है। वहीं लखनऊ से खबर का रुख करते हैं, जहां पर मदरसा नियमावली संशोधन पर आज मुहर लगेगी। यूपी मदरसा बोर्ड की बैठक में आज मुहर लगेगी। इसके साथ ही साथ 2016 नियमावली संशोधन प्रस्ताव पास हो सकता है। मदरसा शिक्षकों के लिए स्थानांतरण पर भी मुहर लग सकती है और इसके साथ ही साथ मृतक आश्रित की नौकरी पर भी मुहर लग सकती है। बोर्ड की बैठक में कई और बिंदुओं पर चर्चा होगी। इसके साथ ही साथ गैर मान्यता मदरसों को भी मान्यता दिए जाने पर चर्चा की जानी है। हज से लौटे मदरसा शिक्षकों के वेतन कटौती पर चर्चा होगी और मदरसा फौज-ए आम में हुई अवैध नियुक्तियों पर भी चर्चा होनी है। तो कुल मिलाकर तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसमें आज इस बैठक में चर्चा होने वाली है। मदरसा बोर्ड चेयरमैन और सदस्यों में तालमेल नहीं है, इसको लेकर भी बातचीत की जाएगी। इससे पहले आपको बता दें कि 2 बार मदरसा बोर्ड की ये बैठक स्थगित हो चुकी है और आज एक बार फिर से मदरसा बोर्ड की ये बैठक होने वाली है और इस बैठक में कई अहम बिंदुओं पर चर्चा की जानी है, जिसमें सबसे ज्यादा अहम हो जा रहा है 2016 नियमावली संशोधन प्रस्ताव। वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता स्कंदता हमारे साथ जुड़ गई हैं लखनऊ से। जी स्कंदता, मदरसा बोर्ड की आज ये अहम बैठक होने वाली है। कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर आज चर्चा होगी, मुहर लगने वाली है, चाहे बात स्थानांतरण की हो या दूसरे मुद्दे। जी, और क्या ज्यादा जानकारी आपके पास?
बिल्कुल, आपको बता दूं जिस तरीके से आज कैबिनेट की बैठक भी होनी है और साथ ही मदरसा बोर्ड की बैठक होनी है जिसमें तमाम अहम प्रस्तावों पर आज चर्चा होने वाली है। आपको बता दें मदरसा नियमावली में संशोधन पर आज मोहर लग जाएगी। आपको बता दें जिनको आज पास किया जाएगा यूपी मदरसा बोर्ड की, क्योंकि आज बैठक है और बैठक में 2000 नियमावली 2016 जो है उसको संशोधन प्रस्ताव जो है वो लाया जाएगा। 2016 संशोधन प्रस्ताव जिसमें तमाम तरीके के स्थानांतरण शामिल है। इसके अलावा मदरसा शिक्षकों को स्थानांतरण पर भी मोहर लग सकती है और मृतक जो आश्रित है उनको नौकरी जो मृतक आश्रित है उनको नौकरी जो है उनको उस पर मोहर लग सकती है। तमाम ऐसी नई नई चीजें हैं क्योंकि आज बोर्ड की बैठक में कई अहम बिंदुओं पर चर्चा होनी है, क्योंकि आज की बैठक काफी ज्यादा अहम मानी जा रही है जिसमें तमाम गैर मान्यता प्राप्त ऐसे मदरसे हैं जिनको मान्यता दिलाई जाने को लेकर भी आज प्रस्ताव हो सकता है पास। तो इसके अलावा जो हज से लौटे हुए हैं, जो हज से लौटे मदरसा शिक्षक हैं, उनके वेतन को लेकर भी जो वेतन को में जो कटौती है उसको लेकर चर्चा चल रही है कि उसमें क्या कुछ वेतन कटौती की जा सकती है। इसके अलावा जो मदरसा फैज़े आम हुई है अवैध, उनकी नियुक्तियों पर भी चर्चा हो सकती है। तमाम चीज़ें मदरसा बोर्ड चेयरमैन और सदस्यों के साथ जो है तालमेल जो नहीं बैठ पाता है उसको लेकर तमाम चीज़ों पर आज की बैठक में चर्चा होने वाली है। जिस तरीके से मदरसा बोर्ड के चेयरमैन हैं और उनके जो सदस्य हैं मदरसा बोर्ड के, जो आपस में उनका तालमेल नहीं बैठता है उसको लेकर भी चर्चा होगी। और 2 बार आपको बता दें ये जो मदरसा बोर्ड की आज बैठक होने वाली है, इससे पहले 2 बार मदरसा बोर्ड की बैठक स्थगित भी हो चुकी है। तो आज देखना होगा कि आज की इस बैठक में क्या कुछ अहम रहता है, किन प्रमुख बिंदुओं पर आज की इस बैठक में चर्चा होगी, क्या क्या वो मुख्य प्रस्ताव रह सकते हैं जिसमें स्थानांतरण का है, हज से जो लौटे हुए शिक्षक हैं उनके वेतन कटौती को लेकर है, तमाम वो नई नई चीजें हैं। और जो मृतक शिक्षक हैं उनकी जो मृतक आश्रित हैं उनकी नौकरी पर लग सकती है मोहर, तमाम चीजें हैं। तो आज देखना होगा कि आज की बैठक कितनी ज्यादा अहम हो सकती है। कहीं ना कहीं 2016 का जो संशोधन है उस पर मोहर लगेगी आज की इस बैठक में और काफी ज्यादा अहम माना जा रहा है। और आपको बता दें प्रदेश के 240 मदरसों की मान्यता जो है वो खत्म की जाएगी, क्योंकि वो ऐसे मदरसे हैं जहां पर छात्र ही नहीं है। और आपको बता दें मदरसों में 150 कम से कम छात्र होना अनिवार्य है। अगर इससे कम छात्र होते हैं तो उनको मान्यता नहीं मिलेगी। इसमें तमाम ऐसे भी मदरसे हैं जिनको मान्यता नहीं है और पर वहाँ पर छात्र अच्छे हैं, मतलब 150 के समथिंग छात्र हैं वहाँ पर, तो उनको मान्यता दिलाने को लेकर भी जो है आज की जो बैठक है उसमें मंजूरी दिलाई जा सकती है। खुद की मान्यता जो है और जो 150 जो जिसमें जो 240 मदरसे हैं उन्होंने खुद पत्र भेजकर जानकारी दी है कि उनके पास में जो है छात्र नहीं है, इसलिए अपनी मान्यता खत्म करने को लेकर उन्होंने खुद पत्र भेजकर इस बात की जानकारी दी है। ठीक है, जिसमें तमाम जो सूची आई मदरसे शामिल है, जिसमें से मऊ है, अंबेडकर नगर है, लखनऊ है, अमरोहा है, तमाम ऐसे जिले शामिल हैं जिसके मदरसे जो हैं वो इस सूची में निकलकर सामने आए हैं। जो 240 मदरसों की सूची है उनमें तमाम अलग अलग जिलों के मदरसे हैं जिन्होंने अपनी मान्यता खुद खत्म करवाने को लेकर जो है पत्र भेजा है, क्योंकि उनके पास में जो है छात्रों की कमी है, उनके पास में पर्याप्त छात्र नहीं है। अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों ने ये सूची भेजी हुई है। ठीक है, स्कंदता बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरी तमाम जानकारी के लिए। चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। दिल्ली से जानकारी सामने आ रही है जहां पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज दौरे पर रहने वाली हैं। हिमाचल प्रदेश पहुंचेंगी प्रियंका गांधी, जहां पर बाढ़ और प्राकृतिक आपदा वाले क्षेत्रों का दौरा करेंगी। मनाली, कुल्लू, शिमला, सोलन जिलों का दौरा करेंगी और इसके साथ ही साथ राहत और पुनर्निर्माण कार्यों का अवलोकन भी करेंगी। साथ ही साथ प्रदेश की जनता से भी इस दौरान प्रियंका गांधी मुलाकात करेंगी, आपदा से पैदा हुई परेशानियों को भी समझेंगी। तो जानकारी आपके साथ दिल्ली से इस वक्त साझा कर रहे हैं, जहां पर आज हिमाचल प्रदेश के दौरे पर रहेंगी प्रियंका गांधी और साथ ही साथ बीते समय में त्रासदी और बाढ़ का सामना कर रहा है हिमाचल प्रदेश। पहुंचने के बाद प्रियंका गांधी सभी क्षेत्रों का आकलन करेंगी और जायजा लेंगी, जिसमें मुख्य तौर पर मनाली, कुल्लू, शिमला, सोलन जिलों का नाम शामिल है। ये वो जगहें हैं जहां पर प्रियंका गांधी पहुंचेंगी, जहां पर राहत और पुनर्निर्माण कार्यों का अवलोकन भी करेंगी, साथ ही साथ प्रदेश की जनता से मुलाकात भी करेंगी। तो बीते दिनों हिमाचल प्रदेश में
बाढ़ का सामना करना पड़ा है और जिससे पूरी तरह से हिमाचल प्रदेश का जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है और इसी को लेकर आज ये दौरा काफ़ी ज़्यादा अहम माना जा रहा है। और हिमाचल प्रदेश पहुंचने के बाद कई जिलों का दौरा करने के बाद आपदा से पैदा हुई परेशानियों को भी साझा करेंगी, हालचाल जानेंगी और साथ ही साथ जनता से भी बातचीत करेंगी प्रियंका गांधी। तो हिमाचल प्रदेश के दौरे में रहने वाली हैं आज प्रियंका गांधी। वहीं से खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता पीयूष तिवारी जुड़ गए हैं। जी पीयूष, हिमाचल प्रदेश के दौरे पर रहने वाली हैं आज प्रियंका गांधी और कई जगह जहां पर बाढ़ से लोग त्रस्त हो चुके हैं, बाढ़ का सामना किया है, उन जगहों का दौरा भी करने वाली हैं। बिल्कुल, अगर हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश में आपने देखा कि जुलाई अगस्त के महीने में किस तरीके से जमकर बारिश हुई और कहीं न कहीं बारिश ने तबाही मचाई थी और हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में इस भारी बारिश से कहीं न कहीं नुकसान हुआ था। और आज की अगर हम बात करें तो कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी हिमाचल प्रदेश के कुल्लू की बात करें, मनाली की बात करें, मंडी की बात, सोलन और शिमला में आपदा प्रभावित लोगों से मुलाकात करेंगी। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो इस तरीके से इनका पूरा प्लान किया गया है इनके दौरे को लेकर। जो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, वो कहीं न कहीं उनसे भी मुलाकात होगी और सीधे तौर पे ये कोशिश की जाएगी कि जितने भी जो लोग हैं आपदा से प्रभावित हैं उनसे किस तरीके से प्रियंका गांधी मुलाकात कर सके, क्योंकि बताया जा रहा है कि अलग अलग जो समय है वो प्रियंका गांधी का तय किया गया है और करीब हर इलाके में हिमाचल प्रदेश के जहां पर ये लोग प्रभावित हुए हैं वहां पर प्रियंका गांधी जाएंगे और कहीं न कहीं आपदा से हुए नुकसान का जायजा भी लेंगी। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो प्रियंका गांधी और सुखविंदर सिंह सुक्खू जो कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो तमाम जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं उनसे भी मुलाकात करते हुए और बातचीत करते हुए नजर आएंगे। आपने देखा कि करोड़ों का नुकसान कहीं न कहीं इस आपदा की वजह से हुआ है, क्योंकि हिमाचल में कांग्रेस पार्टी की सरकार है। ऐसे में प्रियंका गांधी का दौरा भी कहीं न कहीं काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बिल्कुल पीयूष, काफी ज्यादा अहम माना जा रहा है दौरा, जिस तरह से आप भी जिक्र कर रहे हैं कि अलग अलग जगहों पर पहुंचकर लोगों से बातचीत भी करनी है क्योंकि लोग बाढ़ से काफी ज्यादा त्रस्त रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया पीयूष आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज हिमाचल प्रदेश के दौरे पर रहेंगी। इसी के साथ अगले खबर का रुख करते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निर्णय लिया है, वकीलों के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा शुरू की जाएगी। इलाहाबाद लखनऊ दोनों ही स्थानों पर यह सुविधा शुरू होगी। उच्च न्यायालय प्रशासन ने प्रेस विज्ञप्ति इस बाबत जारी की है और इसी के तहत अब अधिवक्ताओं को बड़ी सुविधा मिलेगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की ये सुविधा के लिए आदेश जारी किए गए हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये निर्णय वकीलों के लिए लिया है। अब इसके तहत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा वकीलों को मिलेगी। इलाहाबाद लखनऊ दोनों स्थानों पर ये सुविधा शुरू की जाएगी। उच्च न्यायालय प्रशासन ने प्रेस विज्ञप्ति जारी की है और इसके माध्यम से ये जानकारी दी गई है, जिसके तहत वकीलों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा दी जाएगी। तो उच्च न्यायालय ने प्रशासन की ओर से ये विज्ञप्ति जारी की है और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये बड़ा निर्णय लिया है। मेरठ से खबर है, उसी का रुख करते हैं। सेना में नौकरी लगवाने के नाम पर ठगी का मामला सामने आया है और इस मामले में एसटीएफ यूनिट ने फर्जी कर्नल को गिरफ्तार कर लिया है। खुद को कर्नल भर्ती बोर्ड का अधिकारी ये ठग बताता था। नौकरी लगवाने के नाम पर युवक से 45 लाख रुपए इसने ठगे हैं और नौकरी नहीं लगने पर पीड़ित ने थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर जांच पड़ताल की गई। एसटीएफ ने फर्जी कर्नल को गिरफ्तार कर पुलिस को सौंप दिया है। तो नौकरी लगवाने के नाम पर ठगी का ये मामला सामने आया है और 45 लाख रुपए की ठगी की गई। सेना में नौकरी लगवाने के नाम पर यह ठगी किया करता था, जिसे अब एसटीएफ की यूनिट ने गिरफ्तार किया है। एसटीएफ यूनिट ने फर्जी कर्नल को गिरफ्तार किया है। खुद को कर्नल भर्ती बोर्ड का अधिकारी बताया करता था ये ठग, और जिसके बाद नौकरी लगवाने की एवज में इसने युवक से 45 लाख रुपए ऐंठे थे। नौकरी नहीं लगने पर पीड़ित ने थाने में शिकायत की और उसी शिकायत के आधार पर आगे की जांच पड़ताल शुरू हुई। एसटीएफ ने फर्जी कर्नल को गिरफ्तार कर अब पुलिस को सौंप दिया है। तो बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जहां पर नौकरी लगवाने की एवज में ठगी को
कि आरोपी अंजाम दिया करता था, खुद को सेना का अधिकारी बताया करता था और लोगों से पैसे ऐंठता था। एक युवक से 45 लाख रुपए इसने ऐंठे थे, लेकिन नौकरी नहीं लगने पर उसने थाने में इसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। इसी के आधार पर आगे की जांच पड़ताल शुरू हुई और एसटीएफ ने सफलता हासिल की है। अतुल शर्मा हमारे संवाददाता मेरठ से जुड़ गए हैं। जी अतुल, देखिए ठगी का मामला ये पूरा सामने आया जहां पर नौकरी लगवाने के नाम पर ठगी की गई है। 45 लाख रुपए एक युवक से ऐंठे गए हैं। क्या इससे पहले भी किसी युवक से इस तरह की किसी लोगों से ठगी की गई है? देखिए, लगातार अगर बात की जाए तो ये मेरठ का व्यक्ति है, सेना के नाम पर फर्जी वर्दी और अपना आईडी कार्ड लेकर के लोगों से ठगी का काम करता था। अभी तक की अगर बात की जाए तो 5 लोग प्रकाश में आ चुके हैं, जिनसे 2 लोग मैनपुरी के हैं और अलग अलग जगहों के लोगों से इस तरह से ठगी की गई थी। और तकरीबन बात की जाए तो अभी तक से ज्यादा कई दर्जन लोग पाए जा रहे हैं। पुलिस की अगर माने, एसटीएफ में शिकायत होती है और उसके बाद एसटीएफ इसको गिरफ्तार करती है, जिसमें मामला देखने को मिलता है कि 45 लाख रुपए की ठगी की जाती है, नौकरी लगवाने के नाम पर ठगी की जाती है। पुलिस मामले की जांच कर रही है, एसटीएफ ने पुलिस को सौंपा है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार है, मुख्यमंत्री का साफ कहना है किसी भी तरह से धोखाधड़ी या फिर ठगी का मामला होता है तो उस पर सख्ती से कार्रवाई की जाए। इसी दौर में अगर देखा जाए तो जिस तरह से ये ठग बेक ऑफ होकर मेरठ आसपास के जिले और पूर्वांचल की बात की जाए तो वहां पर लोगों को अपना ठगी का शिकार बना रहा था, भोले भाले लोगों को ठगी करता था, वहां के लोगों को ठगी सेना के नाम पर नौकरी लगवाने के नाम पर ठगी करता था और वहां से मेरठ पहुंच जाता था। मेरठ में वो लोग नहीं आ पाते, आते हैं तो अपने घर का जो एड्रेस है उसे गलत बताता। अगर बाई चांस कोई व्यक्ति घर पहुंच जाता था तो उसे वहां से मारने की, भगाने की धमकी देता था। हाल फिलहाल की बात की जाए, बीते दिनों में भी इसकी शिकायत हुई थी, जिस शिकायत में 11 लाख रुपए मणिपुर के वो मैनपुरी के 3 लोगों के सामने आए थे। गरीब लोग हैं, लगातार एसएसपी के दफ्तर के चक्कर लगा रहे थे। उसके बावजूद देखा जाए तो कहीं ना कहीं इस तरह के जो ठग हैं वो आम जनता को शिकार बनाते हैं, आम जनता का पैसा हड़पने के बाद फरार हो जाते हैं। लेकिन फिलहाल की बात की जाए तो एसटीएफ की कार्रवाई का दौर शुरू हुआ है, जिसमें पहला ही मामला देखने को मिला। 45 लाख रुपए की सेना में नौकरी लगवाने के नाम पर ठगी की गई थी। जी अतुल, बेहद ही संवेदनशील मामला है, लोगों के पैसे ठगे जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अतुल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। गाजियाबाद से खबर सामने आ रही है जहां पर आपको बता दें कि पैसे के लेन देन को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हो गई। 2 गुटों के बीच में जमकर पत्थरबाजी देखने को मिली है। पालिका के सभासद अफजल और सलीम के बीच का ये पूरा विवाद है, जो कि 2 लाख की रकम को लेकर हुआ था। 2 लाख की रकम देने को लेकर पंचायत हो रही थी और पंचायत से ही दोनों के बीच मारपीट शुरू हो गई और बात पत्थरबाजी तक पहुंच गई। 3 थानों की फोर्स को शांति बहाल करने के लिए लगाया गया है। जनपद खोड़ा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है, जहां पर 2 पक्षों के बीच में पैसे के लेन देन को लेकर ये विवाद हुआ है। 2 गुटों के बीच में जमकर पत्थरबाजी और मारपीट हुई है। बताया जा रहा है कि पालिका के सभासद अफजल और सलीम के बीच का ये विवाद है, जो कि 2 लाख की रकम देने को लेकर ये पंचायत हो रही थी और पंचायत से ही दोनों के बीच में मारपीट शुरू हुई। मारपीट के बाद पत्थरबाजी होने लगी। तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, जहां पर दोनों पक्षों के बीच में मारपीट हुई है। पूरा मामला जनपद खोड़ा थाना क्षेत्र का है। 3 थानों की पुलिस लगाई गई है पूरे मामले को शांत कराने के लिए। लगातार न्यूज़ 1 इंडिया पर हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, जहां पर 2 पक्षों के बीच गाजियाबाद हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी यादराम, किस तरह से इस पूरे विवाद की शुरुआत हुई है, क्योंकि जो अभी जानकारी निकलकर सामने आ रही है वो पैसे के लेन देन को लेकर विवाद की शुरुआत बताई जा रही है। देखिए, गाजियाबाद के खोड़ा इलाके का मामला है, जहां पर 2 मुस्लिम गुटों में पत्थरबाजी हुई है और बताया जा रहा है कि 2 पक्ष इसमें है, जिसमें एक पक्ष सलीम है और दूसरा पक्ष जो है वो अफजल है। अफजल और सलीम का पिछले काफी समय से लेन देन को लेकर विवाद चल रहा था। उसी के चलते लगातार इनमें जो लड़ाई है वो बनी रहती थी। लेकिन कल रात आपस में इन 2 गुटों में पत्थरबाजी हुई। उन्होंने एक दूसरे के ऊपर पत्थर फेंके और जो बोतलें हैं वो फेंकी और माहौल इतना तनावपूर्ण हो गया कि जब पुलिस है वो वहां पर पहुंची और उन्होंने बल का प्रयोग करके इन सभी को हटाया। पूरे मामले की जांच के बाद पता चला कि अफजल और सलीम का लेन देन है और इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए फिलहाल जो अफजल है
उसको गिरफ्तार कर लिया है और बाकी जो लोग हैं उनकी गिरफ्तारियां अभी जो प्रयास हैं वो किए जा रहे हैं। बिल्कुल यादराम, 3 थानों की पुलिस लगाई गई है शांति बहाल करने के लिए, अभी क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? देखिए, फिलहाल जो स्थिति है वो संभली हुई है और अभी जो शांति है वो बनी हुई है, लेकिन जिस तरीके से खुलेआम सड़कों पर पत्थरबाजी हुई, ये एक बड़ी घटना के रूप में पुलिस इसको देख रही है, क्योंकि शहरी क्षेत्र में और वो भी दिल्ली से सटे इलाकों में पत्थरबाजी होना ये एक आम घटना नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो खुफिया विभाग है वो भी इस बात को देख रहा है कि आखिर एक लेन देन को लेकर जो पत्थरबाजी है वो कैसे हो सकती है। तो तमाम पहलुओं पर पुलिस जांच कर रही है और साथ ही जो भी दोषी हैं, जो फरार हैं, पुलिस उनको पकड़ने का प्रयास कर रही है। जी चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया यादराम हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। खबर मेरठ से है, जहां पर सड़क हादसे में 2 भाइयों की दर्दनाक मौत हो गई। यहां पर बताया जा रहा है कि कचेरी में तारीख से लौटते समय बाइक को अनियंत्रित कार ने टक्कर मार दी, जिसमें 2 भाइयों की दर्दनाक मौत हो गई है, जिसकी सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया है। वहीं कानपुर से खबर सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि मार्केटाइल बिल्डिंग में भीषण आग लग गई है। आग लगने से कई गोदामों में भारी नुकसान की भी खबर सामने आ रही है। कई गोदामों को आग ने अपनी चपेट में ले लिया है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग बुझाने के लिए मौके पर पहुंची हैं। वहीं आग पर करीब दर्जन भर गाड़ियों ने काबू पाया है। किसी भी तरह से कोई जनहानि की कोई खबर सामने नहीं आ रही है। हालांकि अभी गोदामों में आग लगने की ये घटना, जिसमें लाखों रुपए के सामान और नुकसान की आशंका सामने आ रही है। मूलगंज थाना क्षेत्र के परीट की ये पूरी घटना है, जहां पर आग लगी है और आग को बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची है। मार्केटाइल बिल्डिंग में आग लगने की खबर, जिससे कई गोदामों को अपनी चपेट में ले लिया है। दमकल की टीम मौके पर पहुंचकर आग बुझाने का पूरा प्रयास किया गया है और दर्जन भर गाड़ियों ने पहुंचकर दमकल की आग पर काबू पाया है। हालांकि गनीमत की बात यह रही है कि इस आग के जद में किसी भी तरह की जनहानि की खबर सामने नहीं आ रही है, लेकिन इस आग से लाखों रुपए के नुकसान की आशंका जरूर जताई जा रही है। तो पूरा मामला मूलगंज थाना क्षेत्र के परेठ का है, जहां पर ये आग लगने की खबर सामने आ रही है। हालांकि गनीमत की बात ये रही है कि किसी भी तरह की जान माल का कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। मार्केटाइल बिल्डिंग में आग लगी है, जिसके चलते कई गोदाम आग की जद में आ चुके हैं। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार।